चलो फिर बताओ मुझे, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना, 2 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया हमने, 4 हो गया कि होने का है? नॉर्मल और अब एटम वाला था, 5 वाला हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं हुआ? ठीक है, आ जाइए सब लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 क्या है देख लेते हैं, कुछ तो होगा। X who was closing his books on 31st March 21 failed to take the actual stock which he did only on the 9th April 21 when it was ascertained by him to be worth 25,000। वैसे तो देखो, हमारा फाइनेंशियल ईयर हर साल कौन सी डेट को क्लोज होता है? 31 मार्च। तो आइडियली हमें 31 मार्च के दिन जितना स्टॉक है उतना स्टॉक उसी दिन गिन लेना चाहिए। तो आपने देखा होगा ना, कई बार बैंक 31 मार्च को बंद रहते हैं, बोलते हैं हमारा ईयर एंड है तो आज आप ना तो पैसे डाल सकते हो ना तो पैसे निकाल सकते। वो एक्चुअली गिनते हैं सब कुछ, एसेट्स गिनते हैं, कैश गिनते हैं। अब इन्वेंट्री के नाम पे उनके पास क्या है? कैश ही है ना, कैश आती है और कैश जाती है, तो सब कुछ गिना जाता है बाकायदा। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी 31 मार्च पे स्टॉक टेकिंग होता है, तो कोई ऑपरेशन नहीं होता है, सब कुछ खरीदना लाना बेचना सब स्टॉप रखते हैं और एक दिन पूरा का पूरा क्या गिनते हैं? अपना इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री एक्चुअली गिनी जाती है, एक पेज और पेपर लेके जाया जाता है, पहले तो ऑन रिकॉर्ड क्या है? स्टोर्स लेजर डाउनलोड किए जाते हैं। स्टोर्स लेजर आपने बनाए या तो लिफो मेथड से या तो फिफो मेथड से या तो वेटेड है, वो सिस्टम में होता है कंप्यूटर में, उसकी प्रिंट निकाली जाती है और सबको बोला जाता है, जितना भी स्टाफ होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, ऑडिट डिपार्टमेंट का, अदर डिपार्टमेंट का, फैक्ट्री वाले, मैनेजर, ऑफिसर्स, सबको एक एक वो प्रिंट निकाल के दी जाती है कि ये हमारा स्टोर लेजर है, पूरे साल भर में इतने यूनिट्स आए, इतने यूनिट्स गए, आज वहां पर इतने यूनिट्स का स्टॉक होना चाहिए। आप जाइए और देख के आइए वहां पे उतना है या नहीं। तो सब लोग जाते हैं, साथ में ऑडिटर सीए लोग भी होते हैं। तो आप लोग जब अपना फाउंडेशन इंटर पास करके जाओगे ऑफिस में काम करने सीए के, तो 31 मार्च को आपको भेजा जाएगा, जो भी आपके क्लाइंट्स है जिनका आप ऑडिट करते हो, कि जाओ उनका स्टॉक टेकिंग करके आओ। होगा क्या? ऑडिट स्टॉक टेकिंग होगा 31 मार्च को, उसके बाद ऑडिट होगा अप्रैल या मई महीने में। उसमें वो लोग आपको ट्रायल बैलेंस देंगे और खुद ही वैल्यू बताएंगे कि ये हमारा क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। एज अ ऑडिटर आपको क्या पता कि वो सच में उतना क्लोजिंग स्टॉक था भी या नहीं था। तो ऑडिटर 31 मार्च को खुद जाता है, या अपने एम्प्लॉय को भेजता है, या अपने स्टाफ को भेजता है, आर्टिकल ट्रेनर्स जो होते हैं उनको भेजता है, स्टूडेंट जो होते हैं सीए के, वो लोग जाते हैं वहां खड़े रहते हैं, वो लोग दिखाते हैं कि ये देखो सर, शक्कर 25 बैग्स देख लो, ये कितनी बैग्स है? 25। तेल है 150 डब्बे, ये गिन लो सर कितने? 150 डब्बे। ये टूल्स का स्टॉक इतना है, ये रॉ मटेरियल का स्टॉक इतना है, एक्स आइटम इतना है, वाई आइटम इतना है, और हम देख लेते हैं कि बुक्स में आपके दिख रहा है जितना, उतना स्टॉक आपका फ्लोर पे है या नहीं, मतलब सही में है या नहीं। कुछ डिस्क्रिपेंसी होंगी तो बाद में पता चलता। मान के चलो कि हिसाब किसी बुक के हिसाब से 25 बैग्स ऑफ शुगर होनी चाहिए, पर वहां जाके देखो तो 24 ही दिख रही है। एक बैग शुगर गई कहां? बाद में पता चला, हो सकता है चोरी हो गई हो सकता है चूहे खा गए, हो सकता है खराब हो गई, या शॉर्टेज है, तो ये लॉस है। तो आप स्टॉक दिखाते हो 25 का दिखाओगे कि 24 का दिखाओगे? 24 का, क्योंकि एक्चुअली है ही कितना? 24। स्टॉक घट गया तो ऑटोमेटिकली आपका क्या कम हो जाएगा? प्रॉफिट भी। वैसे भी एक बैग चोरी हो गई तो आपका प्रॉफिट तो कम होना ही चाहिए। तो ये सब काम अगर मार्च के है तो कौन से महीने में हो जाने चाहिए, कौन से दिन हो जाने चाहिए? 31 मार्च को हो जाना चाहिए। पर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, 31 मार्च को स्टाफ नहीं था। इस बार देखोगे तो लॉकडाउन लगा पड़ा था 2020 में, 31 मार्च को क्या लगा पड़ा था? लॉकडाउन, बिल्कुल बाहर निकलना मना था। तो कौन जाएगा स्टॉक लेने? फिर क्या किया होगा उन्होंने? लॉकडाउन के बाद जब फैक्ट्रीज खुली, ऑफिसेस खुले, उस दिन क्या किया होगा? स्टॉक। अब हो सकता है कुछ आया भी नहीं और कुछ गया भी नहीं, तो जितना स्टॉक 31 को था उतना ही स्टॉक 7, 8, 10 अप्रैल को रहना चाहिए। पर अगर लॉकडाउन नहीं है, बिजनेस चालू है और आप 31 मार्च को स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाए, तो आप चले गए इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन से तारीख को? 9 अप्रैल को, 9 दिन बाद। 9 दिनों में क्या हुआ फिर? मान के चलो कि 31 मार्च को आपके पास, 31 मार्च को आपके पास एक्चुअली 10 यूनिट स्टॉक में थे। कितने यूनिट स्टॉक में थे? 10। 1 अप्रैल से लेके तो 9 अप्रैल तक आपने 15 यूनिट्स परचेस किए। 15 यूनिट्स क्या किया आपने? परचेस। अब बिजनेस चालू था तो माल तो आता रहेगा,
और 1 अप्रैल से लेके तो 9 अप्रैल तक आपने 8 यूनिट्स सेल किए। तो मुझे बताओ 9 अप्रैल को आपके पास स्टॉक कितना दिखना चाहिए? 25, 25 में से 8 गए कितने? अरे 25 में से 8 गए कितने? 17 यूनिट्स दिखने चाहिए। तो आप आज जा रहे हो स्टॉक लेने, कौन से तारीख को? 9 अप्रैल को। आपको स्टॉक दिखेगा कितना वहां पे? 17। आपको चाहिए कौन से तारीख का? 31। तो आपको अगर 9 अप्रैल का स्टॉक पता है तो 31 का निकालने के लिए क्या करना चाहिए आपको? 9 का स्टॉक कितना यूनिट? 17 यूनिट ऐड करना चाहिए क्या? सेल्स। कितने सेल किए आपने? 8। माइनस करना चाहिए क्या? परचेस। कितने परचेस किए थे आपने? 15। तो स्टॉक ऑन 31 मिलेगा आपको कितना? 10। तो हो सकता है ना, हम यहां है तो यहां का स्टॉक हमें निकालना है। वही ये क्वेश्चन, वही ये क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। X who was closing his books on 31st March 21 failed to take the actual stock which he did on 9th April where it is ascertained by him worth rupees कितना? 25,000. It was found that sales are entered in a sales book on the same day and dispatched and written inward in the return book and when the goods are received back. तो जिस दिन सेल करता है एंट्री भी सेम डे होती है और माल भी सेम डे दिया जाता है। सेल रिटर्न आता है तो एंट्री भी उसी दिन किया जाता है और माल भी उसी दिन रिटर्न लिया जाता है। परचेसेस आर एंटर्ड इन अ परचेस डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। परचेस तब रिकॉर्ड नहीं किया जाता जब माल आता है, परचेस की रिकॉर्डिंग तब होती है जब क्या आता है? इनवॉइस। तो हो सकता है ना आपने माल खरीद लिया आज, माल आ गया आज, माल तो है आपके पास पर उसका क्या नहीं आया? इनवॉइस नहीं आया, तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग की नहीं, पर माल है। यह भी हो सकता है कि आपने ऑर्डर दी, बिल आ गया, पर जिस ट्रक में माल आ रहा था वो ट्रक कहीं फंस गया तो बिल आ गया और क्या नहीं आया? माल। तो रिकॉर्ड में एंट्री कब की जाती है परचेस की? जब माल आता है तब, कि जब इनवॉइस आता है तब? इनवॉइस आता है तब। तो इस केस को ध्यान रखना। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक एज पर द सेल डे बुक 1720 रुपए का था। परचेस बिटवीन 31 मार्च 21 से लेके तो 9/4 एज पर द परचेस डे बुक 120 रुपए का था। आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग टू 50 वेयर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। 9 तारीख तक भी माल आया नहीं था, पर उसका क्या आ चुका था? इनवॉइस आ चुका था। Good invoice during the month of March 21 but good received only on the 4th April 24 amounted to 100 rupees। एक और केस है, गुड इनवॉइस किए थे कौन से मंथ को? मार्च को, बट द गुड रिसीव्ड ओनली ऑन क्या? 4th अप्रैल। कुछ माल हमने खरीदा था कौन से महीने में? मार्च में, पर उसका बिल कब मिला? 4th अप्रैल में। क्या ये मेरा स्टॉक है या नहीं है? परचेस कब हो चुका था? मार्च। माल मुझे मिला क्या मार्च में? माल कौन से महीने में मिला? अप्रैल में। तो क्या ये माल मेरे क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए क्या? अरे माल मार्च में खरीद लिया, माल मेरे पास आया नहीं, उसका क्या आ चुका है? बिल आ चुका है, पर माल कब आया? 4th अप्रैल को। अब सवाल मेरा ये है कि ऐसे माल को आपने आपके क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? इनवॉइस आ चुका है और वो माल जहां भी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी। आपने खरीद लिया ना, वो भले ट्रक में होगा, रास्ते में होगा, रोड पे खड़ा होगा, बाहर का होगा, 3 जिलों के छोड़ के होगा, दूसरे स्टेट में होगा, जहां पे भी है माल आपने खरीद लिया तो वो किसकी प्रॉपर्टी बन गई? आपकी। तो वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए, भले वो आपके गोडाउन तक पहुंचा हो या ना पहुंचा। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.13% ऑन क्या? कॉस्ट। असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021। बोलो क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे क्या? बोलो ना, अरे बोलो ना, मैं बताता हूं। लिखो सॉल्यूशन। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स में अपन लिखेंगे फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021। अमाउंट नहीं पता,
यहां अमाउंट नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे वैल्यू एट सेलिंग प्राइस। हर चीज की एक सेलिंग प्राइस होती है, और यहां लिखेंगे अपन वैल्यू एट कॉस्ट। हर चीज की एक कॉस्ट होती है। पता है क्या, आपके पास जो माल है उसकी दो कीमत है, एक है उसकी सेलिंग प्राइस और एक है उसकी क्या, कॉस्ट। आमतौर पे आप क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे दिखाते हो कि कॉस्ट पे दिखाते हो, कॉस्ट पे। तो आपके पास कुछ फिजिकल स्टॉक था ऑन 31 मार्च, उसके बाद क्या हुआ, आप इसमें ऐड करोगे क्या, परचेसेस। आपके पास माल बढ़ेगा ना, परचेस का तो कोई वैल्यू एट सेलिंग प्राइस नहीं रहता है, पर वैल्यू एट क्या रहती है उसकी, कॉस्ट रहती है। अरे हाँ कि ना, परचेसेस ऑफ गुड्स से आपका स्टॉक बढ़ेगा, माइनस क्या करोगे पता है आप, परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स। अब परचेस और परचेस रिटर्न कभी सेलिंग प्राइस पे नहीं होते, परचेस भी कॉस्ट पे होते हैं और परचेस रिटर्न भी किस पे होते हैं, कॉस्ट पे। अरे हाँ कि ना, यहां पे आपको माइनस करना चाहिए सेल्स, सेल्स करने से आपकी क्वांटिटी घटेगी। हर सेल की आपकी एक सेलिंग प्राइस होती है, आप चाहो तो उसकी क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ऐड करना पड़ेगा आपको सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न की भी एक सेलिंग प्राइस होती है और उसकी क्या होती है, कॉस्ट। तो आप बोलोगे फिजिकल स्टॉक ऑन 9 अप्रैल 2021। इसके सेलिंग प्राइस का हमें कुछ नहीं लेना है, हमें ये फिजिकल स्टॉक एट कॉस्ट चाहिए। तो बस मैंने एक सिमुलेशन बनाया कि अगर आपके पास कुछ स्टॉक था कौन से तारीख को, 31 मार्च को, तो परचेस करने से बढ़ा, परचेस रिटर्न से घटा, सेल करने से माइनस हुआ, तो सेल रिटर्न करने से क्या हुआ, प्लस हुआ, है ना। नीचे लिखेंगे यूजिंग अबो सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब क्या, एक मॉडल। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ स्टॉक on 9th of April, we can find the value of stock on 31st of March। उल्टा करना पड़ेगा, जिस चीज को हमने माइनस किया उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड, और जिसको ऐड किया उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अरे हो कि नहीं, तो अब तो आपको एक्चुअली पता करना है 31 का। तो आप शुरुआत करोगे फिजिकल स्टॉक ऑन कौन सा डेट रे, 9th of April। फिर इसमें उल्टा चालू करो, जिसको ऐड किया उसको क्या करो, माइनस। माइनस करोगे क्या, सेल्स रिटर्न। ऐड करोगे किसको, सेल्स को। ऐड करोगे किसको, परचेस रिटर्न को। और माइनस करोगे किसको, परचेस को। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको फिजिकल स्टॉक ऑन 31st March 2021। उल्टा जाना है, इज दिस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, अरे बोलो ना, अरे हाउ कि नहीं, यही तो लॉजिक है। अब इस ये हो गया लॉजिक कि भाई स्टॉक लेना था 31st को, लिया किसी और दिन। अब इसमें एक एक चीजों को पढ़ेंगे और उसको धीरे 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 उसकी जगह पे रखेंगे। आओ फिर नीचे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2021। गिवन दैट profit is made at 33 1/3
परसेंट ऑन कॉस्ट, दैट इज एक्चुअली 3313% मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट होता है। तो अपन इसका एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर किसी चीज की कॉस्ट है 3 रुपीज, कॉस्ट कितनी है 3, तो उस पे हमें प्रॉफिट होता है कितने रुपए का, 1 रुपए का, तो उसकी सेलिंग प्राइस होती है कितनी, 4 रुपीज। अरे हाँ कि ना, बराबर है ना। तो अगर हमें पता है सेलिंग प्राइस, अगर हमें पता है क्या, सेलिंग प्राइस y, तो हम निकाल सकते हैं उसकी कॉस्ट मतलब क्या, x। तो इसका एक इक्वेशन बना के रख देते हैं, एंड देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। किसी भी चीज की कॉस्ट का ये फार्मूला बना, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय क्या, 4। अगर सेलिंग प्राइस 4 है तो कॉस्ट कितनी है 3, तो सेलिंग प्राइस अगर एसपी है तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस को 4 से डिवाइड करो और 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अच्छा, फंडा समझा, ये तो था बैकग्राउंड। अब सॉल्व करना है क्या, ये टेबल, टेबल बन गया आपके। ये टेबल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग था, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ इसकी पूरी जानकारी दी है। अब वैल्यू पुट करेंगे। एक बात ध्यान में रखना, जब जब आपको सेलिंग प्राइस दी रहेगी तब तक आपको सेलिंग प्राइस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट में, और तभी आप स्टॉक की क्या निकाल सकते हो, वैल्यू। भाई जो चीज हम 100 रुपए में बेचते हैं उसका क्लोजिंग स्टॉक 100 तो नहीं है ना। अगर वो चीज खरीदी थी 80 में तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने दिखाने चाहिए, 80। तो आओ ना फिर इस क्वेश्चन को देखो और डब्बे में क्या भरो, वैल्यू भरो। X, who was closing his books on 31st 3/12, failed to take actual stock which he did on 9th April when it are ascertained by him to be worth कितना, 25,000। मतलब इसकी कॉस्ट है कितनी, 1,000 रुपए है, 25,000। तो शुरू करो यहां। फिजिकल स्टॉक ऑन 31st, सॉरी 9th ऑफ अप्रैल कितना है, 25,000। तो ये पहली लाइन हमने पढ़ ली, इसका जो करना था भला बुरा हमने कर दिया। दूसरा, it was found that sales are entered in the sale books on the same day of dispatch and written inward in the written inward book when the goods are received back। तो सेल्स और सेल्स रिटर्न की एंट्री सेम डे होती है। सेल्स और सेम रिटर्न की एंट्री कब होती है, सेम डे। जब डिस्पैच होता है, माल जाता है गोडाउन से, तब उसकी एंट्री सेल्स में होती है। और जब माल आता है, गुड्स आता है कहां पे, गोडाउन पे, तभी उसकी एंट्री कहां की जाती है, सेल रिटर्न में की जाती है। परचेसेस आर एंटर्ड इन द परचेस बुक वंस द इनवाइसेस आर रिसीव्ड। मतलब माल मिलने पे क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता, परचेस रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब क्या क्या हुआ इस केस में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, तो हलवा तो आएगा नहीं, तकलीफ तो देंगे वो लोग, ताकि आप उसका सही सोच समझ के क्या निकालो, आंसर। बोला यहां खिचड़ी बनाने के सवाल आता नहीं है, यहां हमेशा उनको क्या बना के चाहिए, पुलाव चाहिए, वो भी एकदम डिलीशियस अलग अलग फ्लेवर वाला। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स जो थे मार्च से लेके तो 9 तारीख तक एज पर द सेल डे बुक कितने थे, 1720। अब सेल की एंट्री सेल अमाउंट पे होती है कि कॉस्ट पे होती है, सेल अमाउंट पे। तो चलो सेल है 1720, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। क्या सेलिंग प्राइस पे से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या, हाँ। सेलिंग प्राइस को 4 से क्या करो, डिवाइड, और कितने से मल्टीप्लाई करो, 3 से। कर लो ना फिर, 1720 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। मतलब ये जो माल बेचा था 1720 में, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 1220।
90. अरे कहां से आए समझा क्या? अरे कुठून आले कळलं का? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सेलिंग प्राइस पे ली जाती है कि कॉस्ट पे ली जाती है? कॉस्ट पे. तो माल बेचा था 1720 का, जो माल था कितने का? 1290. आपको यकीन ना आए तो 1290 को 3 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 430 का उस पर प्रॉफिट है, मतलब वो माल बिका 1720 पे. बात जा रही है क्या सबके दिमाग में? मधुर, चल ध्यान. तो ये काम भी हो गया अपना. परचेज बिटवीन 31 मार्च से लेके तो 9/4 तक एज पर परचेज डे बुक आर 120 रुपया, परचेज डे बुक के हिसाब से. अब परचेज डे बुक में एंट्री कब हुई होगी? जब क्या आए? इनवॉइस. माल आए या नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है. आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग टू 50 वेयर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक इज टेकन. मतलब माल कितने रुपए का मिला? परचेज डे बुक में एंट्री है 120 रुपए की. परचेज डे बुक में एंट्री कितने की है? 120 की. पर माल कितने का नहीं आया? 50 का. तो कितने का आया? कितने का आया? 70 का. तो जब गिना था 9 तारीख को, तो इनवॉइस से गिना था कि एक्चुअल माल गिना था? एक्चुअल माल. तो वहां पे माल 120 का दिखेगा कि 70 का दिखेगा? 70 का. गॉट द पॉइंट. तो परचेसेस को क्या करना है हमें? माइनस करना है. और परचेसेस रहेंगे 120 माइनस कितने? 50. मतलब परचेस हुए हैं कितने के? 70 रुपए. 70 के कॉस्ट का माल ही हमारे पास आया है. हमारे पास एक्चुअल माल कितने का आया? 70 का. कब से लेके कब तक? एक एक से लेके तो 9 तारीख. आगे पढ़ते. गुड इनवॉइस किए थे कौन से महीने में? मार्च. बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल अमाउंटेड टू कितना? 100. अब एक माल खरीदा था कौन से तारीख को? मार्च में. पर वो आया कब? अप्रैल में. मतलब गुड्स कम सीन हुए कौन से तारीख को? अप्रैल को. तो इसको भी इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में ये माल हमारे पास आया. वास्तव में ये माल हमारे पास आया. तो ये हो जाएगा 70 का जगह पे कितना? 170. परचेस मतलब कम सीन हुआ. परचेस मतलब क्या हुआ? कम सीन. सेल्स रिटर्न का तो कोई सवाल है ही नहीं. तो बताओ फिर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितना? 26. ये वो माल था जो हमारे पास मौजूद था कौन से तारीख को? 31 मार्च. अब मैं इसको क्रॉस चेक करके भी देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए. हमारा आंसर कितना आया? 2612. थोड़ा देखो, इतना आसान नहीं है. हम बोल रहे हैं हमारे पास 26,120 रुपए का माल था मार्च में. एक्चुअली इस महीने का और 100 रुपए का माल हमारे पास नहीं था. तो वास्तव में उस दिन माल था 26,020 रुपए का जो हमारे पास था, प्लस 100 रुपए का माल वो था जो हमने खरीद लिया था पर हमारे पास आया नहीं था. बाद में क्या किया? इसमें से कुछ माल और परचेस किया हमने कौन से तारीख को? अगले तारीख को. कितने रुपए का माल आया हमारे पास? 70 का. और इसमें से हमने 1290 का माल क्या किया? बेचा. तो 9 तारीख का स्टॉक बोलो तो कितना है? 26020 प्लस 100 प्लस 70 माइनस 1290. 24,900. पर उसने बोला कितने का स्टॉक? 25 का. रीजन है क्योंकि ये जो 100 रुपए का माल बाद में किया था वो कब आया? अगले महीने. तो फिर ये बात सही है कि हमारे पास उस दिन कितने रुपए का माल था? 26,100. उसमें आंसर कितना है? 26,220. यहाँ पे क्यों डिफरेंस आ रहा है अपना 100 का?
फिजिकल स्टॉक कितने का था? 25 का। सेल रिटर्न है क्या कुछ? नहीं। सेल्स ऑफ गुड है क्या? हाँ, 1720 का है, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1290। हाँ, फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च। अच्छा, फिजिकल स्टॉक था कितने का? 26,120 का। इसके नीचे ऐड करो, ये बराबर है स्टॉक इन क्या? ट्रांजिट। वो 100 रुपए का माल हमारा स्टॉक था, पर हमको मिला क्या? नहीं। ये ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो वैसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक निकालो। क्या निकालो? वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। आप चाहो तो बोल सकते हो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 26,220। बहुत क्रिटिकल था। क्रिटिकल मतलब दिमाग हिल जाए ऐसा क्वेश्चन था। इतने आसानी से इसका जवाब नहीं आता। हमारे गोडाउन में कितने रुपए का माल था? 26,120 का। हमारा ही परचेस किया हुआ माल था कितने रुपए का? 100 रुपए का, जो हमको कब तक मिला नहीं था? कब तक मिला नहीं था? 31 मार्च तक मिला नहीं था। तो हमारे गोडाउन में दिखेगा 26,120 का माल। अगर देखते कौन से तारीख को? 31 को। और 100 रुपए का माल हमने खरीद रखा था, जो मिला 4 अप्रैल को। वैसे तो वो हमारा स्टॉक है, उसको बोला जाता है स्टॉक इन ट्रांजिट, और उसकी एंट्री होती है स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। और जो एक्चुअल हमारे पास स्टॉक है उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। आओ चाहो तो अपन नीचे लिख लेते हैं जर्नल एंट्रीज। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री ऑन 31 मार्च 2021। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे 26,120 टू ट्रेडिंग अकाउंट। 26,120 और नरेशन में लिखेंगे बीइंग एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक इन गोडाउन ऑन 31 मार्च रिकॉर्डेड। एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक से अच्छा वर्ड है फिजिकल। ये एक्चुअली हमारे पास फिजिकली अवेलेबल था। और 100 रुपया क्या है? हमारा ही क्लोजिंग स्टॉक है, पर हमारे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है। एंट्री पास करेंगे स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू ट्रेडिंग अकाउंट 100 रुपीज बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट ऑन 31 मार्च रिकॉर्डेड। आपकी प्रॉपर्टी 26,120 की नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी है 26,220 की, जिसमें से आपके गोडाउन में माल था 26,120 का, और आप ही का 100 रुपए का माल जो आपके पास नहीं था पर जो आपकी प्रॉपर्टी है। तो आपकी बैलेंस शीट में दो प्रकार के स्टॉक दिखेंगे। एक दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 26,120 का एसेट में। और एक दिखेगा स्टॉक इन ट्रांजिट कितने रुपए का? 100। एंड दिस इज हाउ यू मेक द कैलकुलेशन रिवर्स बेसिस पे। इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपन। फिजिकल स्टॉक, अच्छा ये जो सिमुलेशन बनाया ना, इसको मैं थोड़ा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूं, थोड़ा और इसको डिटेल में करता हूं। देखो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको समझे। फिजिकल स्टॉक 31 मार्च का था। इसमें अपन ऐड करेंगे क्वांटिटी रिसीव्ड, क्वांटिटी
एक्चुअली रिसीव्ड। 31 मार्च को आपके पास कुछ स्टॉक था, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, क्वांटिटी एक्चुअली रिसीव्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड या कम्स इन। अब बोलो आपके पास माल कम्स इन कब कब होता है, बोलो ना रे। जब आप क्या करते हो, परचेस करते हो तब, या जब आपके पास क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है तब। ये दो वो केसेस है जब जब आपके पास एक्चुअली रिसीव होता है गुड्स, या तो आप परचेस करते हो रिसीव करते हो, परचेस एंड रिसिप्ट ऑफ गुड, और सेल्स एंड डिस्पैच ऑफ गुड। इसको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप जब खुद एक क्वेश्चन करो एग्जाम में तो आपको बिल्कुल डाउट आना नहीं चाहिए। तो सिमुलेशन क्या कहता है कि जो है आपके पास फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च, उसमें आप ऐड करोगे गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड या कम्स इन, जितने कॉस्ट का गुड्स एक्चुअली आपने रिसीव किया है, या जितना कॉस्ट का गुड्स एक्चुअली क्या हुआ है, कम्स इन हुआ है। अब माल आता कब कब है, जब जब आपने गुड्स को परचेस किया, और सिर्फ परचेस नहीं किया बल्कि गुड्स का क्या हुआ है, आपको रिसीव भी हुआ है, आपने गुड्स क्या किए, रिसीव भी किए, तो ही माल आएगा। और माल कब आएगा, जब आपका सेल्स रिटर्न हुआ है और आपने गुड्स, सॉरी रिसीव भी होना चाहिए, रिसीव भी किया है गुड्स का। इस चीजों को ऐड करोगे, किस चीज को लेस करोगे बताओ, गुड्स एक्चुअली गोज आउट, या फिर यहां पे बोलो गुड्स एक्चुअली कम्स इन। अब गुड्स एक्चुअली गोज आउट कब होते हैं, जब आप क्या करते हो, सेल्स करते हो, या फिर आपका क्या होता है, परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स एंड गुड्स डिस्पैच, परचेस रिटर्न भी किया और गुड्स डिस्पैच भी किया, और आपने गुड्स का सेल किया एंड डिस्पैच भी किया, डिस्पैच, क्या हुआ, स्पेलिंग तो बराबर है, टी चाहिए, डिस्पैच। ये वो केसेस है जहां पे आपका गुड्स या तो एक्चुअली क्या होता है, कम्स इन, या तो एक्चुअली क्या होता है, गोज आउट। ये सिमुलेशन आप चाहो तो लिख सकते हो और ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखना चाहोगे, लिख लो, वैसे मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहां पे तो आपको समझेगा, पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपसे बटाटा ये क्वेश्चन का आंसर देना होना है नहीं। वाह,
तो भाई सीधा सा फंड है, जो माल 31 तारीख को है उसमें ऐड करो, अगर गुड्स आता है तो माइनस करो गुड्स जाता है तो आपको मिलेगा फिजिकल स्टॉक ऑन 9th ऑफ क्या अप्रैल। अब आपने नीचे भी वही किया, वो 100 रुपए वाली एडजस्टमेंट नहीं समझी होंगी तो और थोड़ा अलग से करके बताता इसी नए सिमुलेशन में। लिख लो। तो आइडियली ऐसा होता है, गुड्स कम्स इन को ऐड करते, गोज आउट को क्या करते माइनस, फिर देखना होता है कम्स इन कब हुआ और गोज आउट कब हुआ। तो वो 100 रुपए को भी चाहो तो बाइफरगेट करके और अलग से बताते हैं अपन। देखो और डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब आप मुझे बताओ, आपके पास 9 का फिजिकल स्टॉक कितना था 25,000। इसमें गुड्स जो जो गोज आउट हुए उसको क्या करो माइनस। परचेस रिटर्न कुछ हुआ क्या? अरे बोलो ना, कुछ हुआ क्या? नहीं। सेल ऑफ गुड्स हुआ क्या? सेल भी हुआ और डिस्पैच हुआ, हाँ हुआ। कितने का सेल किया था? 1720 की सेलिंग प्राइस का। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1290। ऐसा कुछ हुआ क्या कि कोई अदर काइंड का डिस्पैच हुआ हो, इसके अलावा कोई माल गया क्या? नहीं। बराबर है। फिर मुझे बोलो, गुड्स कम्स इन हुए ऐसे कुछ है क्या? परचेज भी किए और रिसीव भी किए, परचेज भी किए और रिसीव भी किए। तो उनका क्या कहना था, आपने परचेज किए कितने रुपए के? 120 के, पर 50 के माल रिसीव हुए क्या? नहीं। तो परचेज भी किए और रिसीव भी हुए ऐसे माल कितने रुपए के थे? 70 रुपए के। ये बात समझी? और मुझे बताओ, सेल्स रिटर्न किया और आपको माल भी मिला, ऐसा कोई केस है क्या? है ही नहीं। रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑफ एनी अदर काइंड, ऐसा कोई माल है क्या आपके पास जो बेवजह ही आपके पास आ गया उस दौरान, 1 तारीख से लेके तो 9 तारीख तक? हाँ है, ये वाला गुड्स। ये जो 4 अप्रैल को माल मिला ना, ये आपने खरीदा था पहले की तारीख में, पर आपको मिला कौन सी तारीख को? 4 तारीख। हाँ सर। हो ते आप तुमचं हो, एक मिनिट सर, एक मिनिट, मी लगेच तुम्हाला कॉल बैक करतो, बघतो। अब मुझे बताओ, ऐसा रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑफ एनी अदर काइंड कहां से कहां तक? 1 तारीख से लेके तो 9 तारीख, ये बेवजह माल आया। अब बताओ तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी आती? 26। इसका आंसर कितना आता? ये माइनस करो ना, ये प्लस करो। 26,120। इज दैट ओके? फिर वही करेंगे जो करेंगे। 100 रुपए हमने ऐड किए, ये यहां पे मैंने ये यहां पे खिचड़ी बना के रख दिया ना, 120 माइनस 50 प्लस क्या कर दिया 100। तो आप चाहो तो स्टॉक इन ट्रांजिट को ऐड कर दो तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा आपको 26,220। फिर से करो, 25,000 का माल था, ऐड करो 1290, माइनस करो 70, माइनस करो 100, 26,120।
20 का माल फिजिकली था, पर 100 रुपए इसलिए ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि वो माल फिजिकली अवेलेबल भले ही नहीं था, पर आपने खरीदा था कब से पहले, मार्च से पहले, तो उसको ऐड करना जरूरी है। ये देखो, ये जो होता है ना, इसके कोई थंब रूल नहीं होते। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के क्या नहीं होते, कोई थंब रूल। क्वेश्चन 5 ही मार्क के लिए आता, आया तो ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क के लिए, बट यू कैन नेवर सॉल्व सच टाइम ऑफ क्वेश्चन विथ योर व्हाट, थंब रूल, कि इसको इसको ऐड करो और इसको इसको क्या करो, माइनस। इसके लिए खुद के मन में खुद का कॉन्सेप्ट पहले क्या करना पड़ता, क्लियर। कॉन्सेप्ट क्या है, ये है मेन कॉन्सेप्ट। सुनो, ध्यान दो, ढिलाई में मत लो, ढिलाई में मत लो। ढिलाई में लोगे तो लाइफ में मेरे से लिख के ले लो, सिर्फ फाउंडेशन पास करोगे, पर जीवन में कभी क्या नहीं बनोगे। सीए बनने के लिए भयंकर लेवल का सीरियसनेस चाहिए होता है, छोटे से छोटे टॉपिक। तुम्हारे लाइफ का मकसद फाउंडेशन पास करके पेरेंट को खुश करना है, या लाइफ में खुद के लिए सीए बनना है? अरे अचीव क्या करना चाहते हो, फाउंडेशन की डिग्री या सीए बनना चाहते हो? तो सीए ऐसे नहीं बनोगे, अगर हर चीज को गहराई से समझोगे तभी क्या बनोगे, सीए। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन, नसीब अच्छे रहे तो इंटरमीडिएट, पर नाम के आगे सीए नहीं लगता। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। लॉजिक क्या है, ऐड करो गुड्स एक्चुअली कम्स इन, माइनस करो गुड्स एक्चुअली गोज आउट। तो आपको स्टॉक मिलेगा कौन से तारीख का, 9 तारीख। अब 9 से 31 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा गुड्स एक्चुअली गोज आउट, और माइनस करना पड़ेगा गुड्स एक्चुअली कम्स इन। जहां जहां से गोज आउट हुआ, चाहे वो कैसे भी हो, काम से, बिना काम से, विथ इनवॉइस, विद, हमें बिलों का कुछ नहीं करना है, हमें करना है माल आया कितना और माल गया कितना। तो आओ, और आपको अगर सच में ये समझा है तो मुझे बताओ, इस सवाल का जवाब दे पाओगे क्या? अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन 31st मार्च ईच ईयर, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन स्टॉक टेकिंग वाज डन ऑन 15 मार्च। वैसे तो लेना चाहिए था कब, 31st मार्च को, पर उसने कर कब लिया, 15 मार्च, पहले ही कर लिया। अब 15 मार्च का थोड़ी ना लिखेंगे बैलेंस शीट में, स्टॉक तो कौन से तारीख का लिखना चाहिए। तो पहले अपना मॉडल डेवलप करो। 15 को एक माल था, एड गुड्स एक्चुअली कम्स इन माइनस गुड्स एक्चुअली गोज आउट, तो गुड्स कौन से तारीख के मिले, 31st मार्च। अब मेरे पास 15 का है और मुझे कहां तक जाना है, 31st। तो हर वो गुड्स जो आया उसको क्या करो, ऐड, और हर वो गुड्स जो गया उसको क्या करो, माइनस। तो आपको कौन से तारीख का मिलेगा, पर इसके एक गुड्स की कहीं कहीं सेलिंग प्राइस दी होगी, कहीं कहीं कॉस्ट दी होगी, पर सारा कैलकुलेशन करना किस पे है, कॉस्ट पे, क्योंकि उसको सेलिंग प्राइस पे दिखाया जाता नहीं है। फिर देखते हैं, ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इन गोडाउन कितने का था, 50,000। द फॉलोइंग फैक्ट्स वेर इस्टेब्लिश बिटवीन द 15 मार्च से लेके तो 31st मार्च तक। सेल हुआ 41,000 का, इसमें भी कैश सेल्स है कितने का, 10। अरे भाई, सेल कैश में हो या क्रेडिट में हो, माल कितने सेलिंग प्राइस का गया, 41,000 का, उसकी कॉस्ट निकाल सकते। हाँ, उसके लिए सिर्फ हमें परसेंटेज पता होना चाहिए, या तो कॉस्ट पे या तो सेलिंग प्राइस। तो इसमें से प्रॉफिट निकाल देंगे, तो इस 41,000 के गुड्स की क्या पता चलेगी, कॉस्ट। परचेसेस किए 5,304, इंक्लूडिंग ईच परचेस नहीं चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, कैश परचेस। अबे परचेस कैश में हो या क्रेडिट में हो, गुड्स तो आ ही रहे हैं, इसको क्या करना है, ऐड। सेल्स को क्या करना है, माइनस। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब क्या हुआ, माल आया कि गया, आया, आया तो इसको क्या करो, ऐड करो। गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन क्या, सेल्स। तो जो सेलिंग वैल्यू है उसी के 20% में क्या जोड़ा जाता है, प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑन 31st मार्च। इसमें तो बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। सिमुलेशन बताओ क्या है, सिमुलेशन है स्टॉक ऑन 15th, है ना। ऐड क्या करोगे, गुड्स कम्स इन, माइनस क्या करोगे, गुड्स गोज आउट। तो क्या मिलेगा आपको, स्टॉक ऑन 31st मार्च। ये तो सिमुलेशन है। आ जाओ फिर बनाते पर्टिकुलर और क्या, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट। वैल्यू एट एसपी और वैल्यू एट कॉस्ट। बोलो फिर, स्टॉक ऑन 15th ऑफ मार्च कितना था, कॉस्ट पे ही दिया होगा ऑफकोर्स। अरे कुछ नहीं दिया,
तो माल की वैल्यू किस पे ली जाती है? कॉस्ट पे। ऐड क्या करना है? जब जब गुड्स कम सीन हुआ। कम सीन कब होता है? जब परचेस होते हैं। अरे हां कि ना? ऐड करोगे परचेस, कितने का माल परचेस किया? 5034। भैया कैश परचेस से कुछ लेना देना है क्या हमारा? नहीं, परचेस मतलब परचेस। परचेस तो हमेशा कॉस्ट पे होता है। ए भैया, ऐड क्या करोगे? सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न से भी माल कम सीन होता है कि नहीं होता है? अब सेल रिटर्न सेलिंग प्राइस पे होता है कि कॉस्ट पे होता है? सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस का 20% है तो कॉस्ट कितने परसेंट है? 80%। अरे 100 में 20 रुपया मुनाफा है तो कीमत कितनी है उसकी? 80 रुपया ना। और माइनस क्या करोगे? सेल्स। सेल्स कितना हुआ आपका? 41,000। सेल तो हमेशा कौन से प्राइस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे। अगर सेल की वैल्यू 41,000 है तो इसमें 20% प्रॉफिट है, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 41,000 मल्टीप्लाइड बाई 80%, 32,800। इसको माइनस कर दो। तो ये बना आपका क्या? वैल्यू ऑफ, सॉरी वैल्यू नहीं, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कौन सी तारीख? 31 मार्च। बताता कोई कितना था? कितना? 23,003। कितने मार्क्स मिल सकते हैं? 5 मार्क के लिए आते हैं, उससे ज्यादा आता नहीं। यह है सिमुलेशन, और इसको आप दे दो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो बड़ा जटिल है। 11वीं में पूरी जिंदगी बीत गई आपकी। ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होता था क्या? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 32,500, और आप उसको बैलेंस शीट में क्या करते थे? डेबिट। और ट्रेडिंग में क्या करते थे? क्रेडिट। 12th में भी वही करना है। तो फाउंडेशन में काम इतना आसान नहीं है। अलग अलग तरीकों से आपको उसकी क्या निकालते आनी चाहिए? वैल्यू। और ये सब प्रैक्टिस करने से होता। मधुर कैसा लग रहा? जीव मरमर कर रहा है क्या? मतलब ऐसा लग नहीं रहा ना गलती की सीए लेके? पक्का बता। और इधर मानसी देख, बाहर अभी भी जिंदगी इंतजार कर रही। यहाँ दरवाजा बंद है, मैं कभी भी खोल सकता हूँ। अभी भी बता रहा हूं, मेहनत और अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है। इसको अभी नहीं समझा तो रिवीजन में समझ लोगे। ये बैच में नहीं समझा, अगले बैच में। आंसर नहीं आ रहे तो कुछ दिनों बाद आ जाएंगे, पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मुश्किल। सुनो मेरी बात, अगर इसका आंसर अभी नहीं आ रहा ना तो 3 महीने बाद आएगा। 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद आएगा। 6 नहीं, 1.5 साल बाद आएगा। आंसर आ जाएगा, पर अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो दरवाजा खोल के अभी भी बाहर चले जाओ। तो सीए वो नहीं बनता जिसका आंसर आता, सीए वो बनता जिसको क्या आता? इंटरेस्ट आता। बस जिसको ये अच्छा लगता है, ये लाइन उसके लिए, इतना समझ जाओ। जिसको लगता कि मैं बना ही हूं ये सब काम करने के लिए, इसमें मैं मेहनत करूंगा, घुसूंगा, सर का नहीं समझा मेरी मेथड बनाऊंगा। हो सकता है सर ने बड़बड़ाया 1.5 घंटा, सर की बात मेरे दिमाग में नहीं गई, तो मैं बैठूंगा किताब लेके, मैं खोलूंगा क्वेश्चन और मैं बनाऊंगा खुद के क्या? आंसर। मैं ऐसे ही करता था भाई। अभी 4 सब्जेक्ट है, आगे चल के 8 होंगे, उसके आगे और ढेर सारे सब्जेक्ट होंगे। जरूरी नहीं कि 10 टीचर के 10 भाषाएं और 10 तरीके आपको समझे। कुछ टीचर का समझेगा, कुछ टीचर का नहीं समझेगा, तो उससे रुकना नहीं होता है। यहां सिर्फ 2 चीजें होती है, या तो सर ने समझाया, समझा तो ठीक है, आई विल बी एबल टू गिव द आंसर इन द एग्जाम। सर ने समझाया, मेरे को नहीं समझा, इसका मतलब है कि अब मेरे को और ज्यादा मेहनत करनी है और खुद से इस चीज को समझना है। और अपनी फील्ड में एक टीचर का योगदान 5% से ज्यादा नहीं होता है। आप भी फाउंडेशन पास हो गए तो कहीं ना कहीं मेरा योगदान रहेगा, क्योंकि रोज 4 घंटे मेरे साथ गुजारते हो, तो वो रोज के 4 घंटे कितने परसेंट काउंट करेंगे? 5%। मेरा काम है ऐसा आता, इसको ऐसा कर सकते। वो कैसे करना है, ये लड़ाई किसको लड़नी है? आप। तो जिसको नहीं, मेरे मेरे साथ बहुत बार होता था, सर बताते थे, अपना तरीका है, वो लिखाते थे, मैं लिखता था, पर मेरे भेजे में कुछ जाता नहीं था। फिर मैं घर जाता था, वही क्वेश्चन मेरे तरीके से अंडरस्टैंड करके क्या करता था? सॉल्व करता था। और तब मुझे लगता था अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका आंसर मैं गलत करूंगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस मेरे में था। तो मैंने सेल्फ स्टडी पे बहुत वर्क किया। और मैं आपको ये कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि मेरे पास पढ़े, इसका मतलब आपको क्या नहीं करनी? सेल्फ स्टडी। जितना ज्यादा खुद पढ़ोगे उतना कॉन्सेप्ट घर पे क्या होगा और डेवलप। तो ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर का क्वेश्चन है, ये घर पे 2-2 बार 3-3 बार क्या करना चाहिए आपको? सॉल्व करके देखना चाहिए।
तो ऐसा है भाई, आखिरी के क्वेश्चन शायद 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसको क्या मार्क करो आप, होमवर्क, कल बता देना। और कोई क्वेश्चन बचा है? हो गया सारे क्वेश्चन A to Z पूरे? नहीं, ये 14 नंबर दिखा है ना, हो गया, सब कुछ हो गया। 14, 15, 16 बाकी है, तो 14 होमवर्क मार्क करो, 15 होमवर्क मार्क करो, और 16 भी होमवर्क मार्क करो, और बताओ मुझे कल आपको ये बात जमती की नहीं।